हेलो स्टूडेंट, फाइनेंशियल मार्केट में आज हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट की। मनी मार्केट हम पढ़ चुके हैं और मनी मार्केट में हमने कई सारे मार्केट इंस्ट्रूमेंट देखे थे, जिसमें था ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, सीडीज जिसको हम सर्टिफिकेट डिपॉजिट कहते हैं, कॉल मनी, कॉल लोन्स, कमर्शियल बिल्स। आज हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट की, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जिसमें लॉन्ग टर्म्स सिक्योरिटीज का ही डीलिंग्स होती है। और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में आते हैं हमारे शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स। ठीक है, और सीधा का सीधा इसका रिलेशन होता है हमारा किससे? शेयर मार्केट से रिलेशन होता है। और यहाँ पे छोटी छोटी बचतों को ही क्या किया जाता है, जैसे लोग क्या करते हैं, इसमें कोई भी पैसा लगा सकता है, कोई भी इंडिविजुअल पैसा लगा सकता है, खरीद सकता है, मार्केट में बेच सकता है। यहाँ डिमांड सप्लाई बहुत चलता है और डिमांड सप्लाई के बेस पर ही किसी भी शेयर्स की वैल्यू डिसाइड होती है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन आपको इसकी याद करनी पड़ेगी कि इसका अभिप्राय ऐसे बाजार से है जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में व्यवहार किया जाता है, और मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म प्रतिभूतियों का व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं देखो आप। दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का व्यवहार किया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे होता क्या है, इससे फाइनेंशियल जो नीड है वो सबकी पूरी होती है। जितने भी उद्योग धंधे हैं, गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल डिमांड है वो पूरी होती है, क्योंकि ये शेयर्स इशू करते हैं और जो मनी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सप्लाई साइड और डिमांड साइड से संतुलन स्थापित होता है। किसी भी कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो किसी भी कंट्री का एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक तरीके से टेम्परेचर शो करता है कि ये कैसा टेम्परेचर है, अच्छा है, बेकार है, बीमार है या संतुष्ट, एकदम संतुलित है या नहीं है। ठीक है, और इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी को भी मेंटेन करता है, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है शेयर्स खरीदने बेचने का, डिवेंचर खरीदने बेचने का ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जहां पे जब चाहे आप शेयर्स बेच सकते हो और खरीद सकते हो। तो लिक्विडिटी की एक तरीके से लिक्विडिटी यहाँ पे रहती है, क्योंकि पूंजी बाजार का मुख्य कार्य प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है, अतः बाजार प्रतिभूतियों में तरलता लाने में भी ये सहायक है। तो ये थी आपकी विशेषताएं। मोटा मोटा आपको अच्छे से इसको हेडलाइंस और समझ के आपको ये याद करना है। एग्जाम में आपको पॉइंट टू पॉइंट रिप्लाई ही करना है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट अपने आंसर्स को लिखोगे, बेशक आपने हेडलाइन अच्छी बना दी है और अंदर अच्छे से आपने नहीं भी लिखा है, तब भी आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप ऐसे करते हो तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का आदान प्रदान होता है, फाइनेंशियल हेल्प भी होती है, फाइनेंशियल नीड पूरी होती है, संतुलन भी स्थापित होता है और कैपिटल फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे लिक्विडिटी रहती है। अब आप ये समझो कि कैपिटल मार्केट दो तरीके की होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि मार्केट कितने तरीके की होती है, एक होता है मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के भी दो पार्ट हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, अब ध्यान से समझो जो मैं बोल रही हूँ, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको कैपिटल प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब नए शेयर्स आते हैं तो प्राइमरी मार्केट में आते हैं, पुराने शेयर्स की जो डीलिंग है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। इतनी बात समझ में आई? नए शेयर जो इशू किए जाएंगे, देखो अलग से कोई ऐसी मार्केट नहीं है, बस ये क्लासिफिकेशन है कि नए शेयर्स का अलग तरीके से नया शेयर्स आता है, और जब उसकी डीलिंग, वही बात है ना, जब नई जब बहू आती है तो स्पेशल उसका क्या होता है, स्वागत, वेलकम किया जाता है। लेकिन बाद में फिर आती जाती रहती है तो कोई नहीं पूछता, है ना। नई बहू आती है तो उसको देखने के लिए सब कितने बेकरार से और बेताब से रहते हैं ना। इसी तरीके से जब नए शेयर्स इशू किए जाते हैं तो प्राइमरी मार्केट में उसका अच्छे से स्वागत किया जाता है, वो प्राइमरी मार्केट में आते हैं। लेकिन जब उनकी खरीद फरोख्त स्टार्ट हो जाती है तो उसको सेकेंडरी मार्केट में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब ये आपको लाइन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इस बाजार का संबंध नए
इशू से होता है, इसलिए प्राथमिक बाजार को नव निर्गमन बाजार या न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। इस बाजार के माध्यम से न्यूली स्टैब्लिश्ड एवं पुरानी दोनों प्रकार की कंपनियां पूंजी एकत्रित करती हैं। इस बाजार में धन का प्रवाह सेवर्स से उद्योगों की ओर होता है, यह देश के पूंजी निर्माण में भी सहायता करती है। ठीक है, आधुनिकीकरण करने, व्यवसाय का विस्तार करने, नई व्यवसायिक इकाई स्थापित करने के लिए ये बाजार बहुत ही काम आता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी मार्केट का फीचर है। यह बाजार वो बाजार है जिसमें दीर्घकालीन पूंजी एकत्रित करने के लिए प्रतिभूतियों को पहली बार बेचा जाता है। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल दिया, उस पर एकदम फिट एग्जाम्पल आपका यहाँ पे हो रहा है कि नई नई बहू प्राइमरी मार्केट में आएगी और जब पुरानी हो जाएगी तो सेकेंडरी। ठीक है, अब इसकी एक बार फीचर्स देख लेते हैं प्राइमरी मार्केट के। इसका संबंध नए इश्यूज से है, नए शेयर्स आएंगे तो प्राइमरी मार्केट में। इसको हम कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल मतलब फर्स्ट स्टेज, इनिशियल पब्लिक ऑफर। प्राथमिक बाजार की प्रथम विशेषता इसका नए निर्गमों से संबंध होता है। जब कोई कंपनी नए अंश या ऋण पत्र जारी करती है तो उसको हम कहते हैं IPO। आपने ये टर्म नहीं सुनी होगी, लेकिन आप न्यूज़पेपर्स में जब नए शेयर्स आते हैं तो न्यूज़पेपर में भी आता है कि भाई ये नया IPO आने वाला है, इसमें आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ओपन ऑफर है। ठीक है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ा करो, अच्छे से देखा करो, चीजें आती हैं न्यूज़पेपर में। ये IPOs क्या होता है कि नए शेयर जब मार्केट में आते हैं तो उसका प्राइस, डिमांड, सप्लाई बाद में डिसाइड होता है। जैसे मानो कि नया नया शेयर मार्केट में आया है, आपने उसका 10 रुपए का प्राइस लगाया है, मार्केट में वो आया, लेकिन डिमांड इतनी बढ़ गई कि उसका प्राइस 100 रुपये हो गया। तो डिमांड ने और सप्लाई ने उसका प्राइस डिसाइड किया 100 रुपीज। अब उसके आसपास वो प्राइस फिर चलता रहता है, इसलिए कहते हैं कि अब वो चला गया सेकेंडरी मार्केट में। तो प्राइमरी मार्केट में जब पहला इशू प्राइमरी मार्केट में होता है, इसका कोई विशेष स्थान नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया, कोई स्पेशल इसका कोई अलग से मार्केट नहीं होती। ठीक है, ये समझने वाली बात है। प्राथमिक बाजार किसी विशेष स्थान का नाम नहीं है, बल्कि नए निर्गमन लाने को ही हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इसमें पूंजी एकत्रित करने की कोई ऐसी विधि नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल तरीके से होता है जैसे बाकी शेयर्स इशू किए जाते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि पब्लिक इशू है इसलिए इसमें प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, जनता को अंश ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब आपने कंपनी फॉर्मेशन में पढ़ा था, कंपनी फॉर्मेशन में क्या होता है, कंपनी जब नई नई बनती है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, सारी चीजें होती हैं, तो वो कंपनी क्या करती है, अपना प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, यानी कि लोगों को लुभाने के लिए बताती है कि भाई ये कंपनी है, ये काम है, ये है, इतना प्राइस है, इतनी कैपिटल है, ये उद्देश्य है, तो लोग उस पर पैसा लगाते हैं, है ना। तो वो फर्स्ट स्टेज में जब वो पहली बार इशू करते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में ही शेयर्स आते हैं, जनता को बेचे जाते हैं। तो पब्लिक इशू कहते हैं इसको हम। और पब्लिक इशू प्रोस्पेक्टर से लोगों को प्रभावित किया जाता है और उनको खरीदने के लिए ऑफर दिया जाता है। तो ये एक तरीके का ऑफर भी होता है, ऑफर फॉर सेल। इस विधि के अंतर्गत प्रतिभूतियां पहले निश्चित मूल्य पर एक मध्यस्थ, जो कि प्राय अंश दलालों की फर्में होती है, को जारी करती है और वह प्रतिभूतियों को पुनः ऊंचे मूल्य पर आम जनता को बेचता है। ऐसा करने का मुख्य लाभ यह है कि कंपनी पब्लिक निर्गमन की पेचीदगी से बच जाती है। ठीक है, तो कंपनी करती क्या है, मध्यस्थों के थ्रू अपने बिकवाती है, मध्यस्थों के थ्रू वो खरीद लेते हैं, फिर हाई रेट पे लोगों को बेचते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट, इसका अभिप्राय एक कंपनी द्वारा संस्थागत निवेशकों को कुछ चयनित व्यक्तियों को प्रतिभूतियों का आवंटन करने से है। प्राइवेट प्लेसमेंट, देखो ये नए नए शेयर जो आते हैं ना, आप कंपनी को कोई जानता तो है नहीं, तो ये किसी के थ्रू काम किए जाते हैं। तो या तो फिर वो दलाल हो, दलाल की जैसे अब हमने बात की कि भाई दलाल को बेच दिए जाते हैं ब्रोकर्स को, फिर वो हाई रेट पे आगे बेचते हैं पब्लिक को, क्योंकि हम जानते नहीं है ना, हम जानते नहीं है, इसलिए हमें बीच के बिचौलियों से हेल्प लेनी पड़ती है। इसी तरीके से ये निजी प्राइवेट प्लेसमेंट भी है, जिनका सिर्फ काम ही यही होता है पब्लिक इशू करवाना।
इस विधि को पब्लिक निर्गमन विधि पर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि अपेक्षा सस्ती होती है। यही कारण है कि कुछ कंपनियां पब्लिक निर्गमन वहन नहीं कर सकती और निजी प्लेसमेंट विधि का यूज करती है। तो अपने नए शेयर इशू करने के लिए इन सब चीजों की हेल्प ली जाती है, ये कहने का मतलब है। राइट इशू, इस विधि का प्रयोग वह पुरानी कंपनी करती है जिसमें पहले राइट इशू का मतलब होता है जो पुराने आपके शेयर होल्डर्स हैं, जो एग्जिस्टिंग आपके शेयर होल्डर्स हैं, नए आपने शेयर्स निकाले हैं, तो आप पहले प्रेफरेंस उनको दोगे। ठीक है, इस विधि का प्रयोग पुरानी कंपनी करती है जिसने पहले अंश निर्गमित कर रखे हों। जब कोई पुरानी कंपनी नए अंश निर्गमित करती है तो नए अंश बेचने के लिए पुराने अंशधारियों को आमंत्रित करती है। भाई पुराने शेयर होल्डर है, पहले उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, तो इसको हम कहते हैं राइट इशू। क्या कहते हैं? राइट इशू। भाई भरोसेमंद है इसलिए हम उनको दे रहे, नए आए तो पैसा भी ना दे शेयर्स का। ठीक है, आई बात समझ में। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, आईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आईपीओ आता है। किसी भी नई कंपनी का नए शेयर्स इशू करने के लिए आईपीओ इशू किया जाता है। लोग शेयर्स खरीदते हैं और फिर बाद में मार्केट में जब वो आ जाता है तो उसके बाद उसका प्राइस डिसाइड होता है। प्राइस हो सकता है कि बढ़ भी जाए, जैसे मैंने कहा कि 10 से 100 हो गया, भाई 10 से 1 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द मार्केट कि मार्केट उस शेयर्स को खरीदना चाह रही है नहीं चाह रही है। फिर प्राइस डिसाइड होने के बाद वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं आईपीओ। प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी करती है जो शेयर बाजार में संपर्क स्थापित करके निर्गमन को सफल बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, और ये सेकेंडरी मार्केट से पहले आता है। पहले प्राइमरी मार्केट होती है, फिर सेकेंडरी मार्केट होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट की। तो सेकेंडरी मार्केट जो आपकी है, सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है, वो दुल्हन है जो अब घर से बाहर आ रही है, जा रही है, चलो भाई अब उसकी इतनी ज़्यादा आवभगत नहीं है, लोग उसको देखने के लिए इतने उतावले नहीं हैं। ठीक है, मार्केट में वो एकदम सेट हो चुकी है। आई बात समझ में। तो कोई भी प्रतिभूति जब पहली बार बेची जाती है तो प्राइमरी मार्केट में, और जब पुनः बेची जाती है तो वो सेकेंडरी मार्केट में आ जाती है, और इसी को हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। आई बात समझ में। तो यह वह बाजार है जिसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। अब यहाँ पे भी वही बात है, तरलता होती है, शेयर्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं प्राइमरी मार्केट में जब आते हैं। ये आपका प्राइमरी मार्केट के बाद आता है सेकेंडरी मार्केट। ये एक स्पेशल जगह की भी इसमें बात की जाती है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से डायरेक्ट रिलेशन है इसका। ये जरूरी नहीं है कि प्रतिभूतियां क्रय विक्रय हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदे बेची जाएं। दो व्यक्ति आपस में भी इनको खरीद बेच सकते हैं। ठीक है, यह नए निवेश को प्रोत्साहित करती है और नए निवेश को शेयर बाजार में अंशों व प्रतिभूतियों के भाव कम ज्यादा होते हैं। इस स्थिति में इस सिचुएशन का बेनिफिट लेने के लिए निवेशक शेयर्स को खरीदते हैं, बेचते हैं और फायदा उठाते हैं, जिससे कि औद्योगिक में भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो दिस इज द कैपिटल मार्केट एंड व्हाट प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट हम पढ़ चुके हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। और आज हम डिफरेंस देख लेते हैं आपका प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का। जैसा कि इशू, अच्छा एग्जाम में आपका ये पूछ लेता है क्रय विक्रय के माध्यम से, मूल्य निर्धारण के माध्यम से आप डिफरेंशिएट करो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो इस बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है, नए शेयर्स का। इस बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गमन नहीं बल्कि से निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। जो इशू हो चुकी है उसको सेल परचेज किया जाता है, नए इशू आते हैं आपकी प्राइमरी मार्केट में। इस बाजार में निवेशक केवल प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं और यहाँ पे हर चीज का क्रय भी होता है और विक्रय भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्रय किया जाता है। केवल प्रतिभूतियों का क्रय कर सकते हैं, इसमें क्रय तथा विक्रय दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इस बाजार का कोई विशेष जगह नहीं है कोई भी कि प्राइमरी मार्केट है तो नए शेयर यहाँ आ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज का एक स्पेशल स्थान है।
प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी द्वारा निर्धारित किया जाता है जब नए शेयर्स आते हैं, लेकिन जब मार्केट में आ जाते हैं तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई ही किसी भी शेयर का प्राइस डिसाइड करती है। इसमें प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी क्रेता पक्षकार होती है और इसमें निवेशक ही आपस में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेचने वाली कंपनी और खरीदने वाला, प्राइमरी मार्केट में बेचने वाली तो कंपनी है और खरीदने वाला ग्राहक है, ये फिक्स है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में भाई मैं बेचने वाली भी हो सकती हूँ, मैं खरीदने वाली भी हो सकती हूँ। मैंने खरीद रखे हैं, मैं बेच सकती हूँ, खरीद सकती हूँ, बेच सकती हूँ, खरीद सकती हूँ, बेच सकती हूँ, खरीद सकती हूँ। लेकिन प्राइमरी मार्केट में बेचने वाली कंपनी खरीदने वाला ग्राहक होता है, ये फिक्स है। ठीक है, आई बात समझ में? तो दिस इज द फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, difference between capital market and difference between primary and secondary market is very important according to your एग्जाम में आपका ये आता है और this is very important part of your syllabus कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट और आपका कैपिटल मार्केट, ये आपको टर्म्स एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो एग्जाम में लिख पाओगे, और आपको नहीं आता तो आप कुछ नहीं लिख पाओगे। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट में तो फिर भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप लिख नहीं सकते हो। इसलिए थैंक यू वेरी मच।